हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल जूलॉजी बाय मोना शेखावत। रीड सीरीज़ में नेक्स्ट जिस टॉपिक की हम बात करेंगे वो है ब्लड। ये टॉपिक आपके सभी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और रीड की दृष्टि से भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है। साथ ही साथ नीट के स्टूडेंट है, 11th-12th के जो स्टूडेंट है, जो बायो बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं, उन सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसको बहुत अच्छे से देख लेना। तो स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आपने मेरे चैनल जूलॉजी बाय मोना शेखावत को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कीजिए और बाकी अपने फ्रेंड से भी इसे शेयर कीजिए। तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक ब्लड। ब्लड होता क्या है भाई? ब्लड भी एक क्या है, हमारी बॉडी में एक टिश्यू है, लेकिन ये कैसा है? फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू हम इसे कहेंगे। ये तरल अवस्था में होता है टिश्यू। हम बात करें इसकी ओरिजिन की तो देखो, ओरिजिन में तीन चीज़ें हो सकती है। तो एक्टोडर्मल है, एक्टोडर्म से बना है, मीजोडर्म से बना है या फिर एंडोडर्म से बना है। तो जो ब्लड होता है वो उसकी जो ओरिजिन होती है वो मीजोडर्मल होती है, कि ये मीजोडर्म जो लेयर है उसके द्वारा ये बनता है। बात करें कि ये होता कितना है, तो एक पर्टिकुलर मनुष्य का जितना बॉडी वेट है उसका 7 से 8% तक उसके अंदर ब्लड प्रेजेंट होता है। इसे बहुत अच्छे से आप देख लेना। नेक्स्ट कुछ इंपॉर्टेंट बात है कि ब्लड की स्टडी को हम क्या कहते हैं, व्हाट इज स्टडी ऑफ ब्लड। अगर हम ब्लड के अध्ययन कर रहे हैं तो इसे क्या कहा जाएगा? इसे कहा जाएगा हीमेटोलॉजी। हीम जो वर्ड है वो आपको हमेशा ब्लड से संबंधित ये होगा। तो हीमेटोलॉजी, हीम आपका ब्लड हो जाएगा, लॉजी मतलब आपकी स्टडी हो जाएगी। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि स्टडी ऑफ ब्लड सर्कुलेशन को क्या कहते हैं। भाई ब्लड की स्टडी है दैट इज हीमेटोलॉजी, कि सिर्फ ब्लड के बारे में, लेकिन ये किस तरीके से हमारी बॉडी में सर्कुलेट हो रहा है, इसका परिवहन कैसे हो रहा है, इधर से उधर कैसे जा रहा है, दैट इज एंजियोलॉजी। और एंजियोलॉजी के बारे में जिस साइंटिस्ट ने हमें बताया वो है विलियम हार्वे। दैट्स वाई विलियम हार्वे को फादर ऑफ एंजियोलॉजी भी कहा जाता है। आप अच्छे से ध्यान रख लेना, विलियम हार्वे। तो अभी तक हमने बातें पढ़ी कि ये कौन सा टिश्यू है, इट इज अ फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। मीजोडर्मल इसका ओरिजिन होता है। टोटल बॉडी वेट का 7 to 8% होता है। हम बात करें कि ये इसकी विस्कोसिटी तो वाटर से 2.5 जो एक्स है कि 2.5 गुना इसकी विस्कोसिटी क्षमता है वो वाटर से ज़्यादा होती है। थोड़ा सा क्या होगा, पानी है वो बहुत फ्लो से बह जाएगा, इसके फ्लो में थोड़ा टाइम लगेगा, थोड़ी सी इसके अंदर विस्कोसिटी है, गाढ़ापन है। ठीक है, बात करें अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट बात करते हैं ब्लड के कॉम्पोजिशन की। तो जो हमारा ब्लड है वो दो चीज़ों से मिलकर बना हुआ है। इसके दो कंपोनेंट्स होते हैं, एक होता है इसमें प्लाज्मा, एक होता है इसमें कॉर्पसल्स। टोटल ब्लड का जो 45% है दैट इज प्लाज्मा, जो कि आपके क्या है, ब्लड की मैट्रिक्स कहलाता है। ठीक है, और बाकी जो 55% पार्ट है वो इसकी होती है कॉर्पसल्स, जिसके अंदर आपके आते हैं आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट, जिन्हें अभी हम बहुत अच्छे से डिटेल में हम इसकी स्टडी करेंगे। बात करें प्लाज्मा की तो जैसे कि मैंने आपको बताया ब्लड की ये क्या है, एक तरीके से मैट्रिक्स है। साथ ही साथ ये इसका अगर हम कलर की बात करें तो ये हल्के पीले रंग का एक द्रव्य होता है। ठीक है, प्लाज्मा। इस प्लाज्मा के अंदर जितनी भी प्रोटीन है, ठीक है, हमारी बॉडी की जो भी हार्मोन है, जो भी प्रोटीन है, जो भी क्लोटिंग फैक्टर है, मोस्टली जो भी न्यूट्रिएंट है, वो सारे कहाँ पर रहते हैं? इस प्लाज्मा के अंदर ये सब कुछ रहते हैं। वाटर की बात करें तो प्लाज्मा में 91 to 92% तक तो होता है वाटर। बाकी प्रोटीन में सबसे ज़्यादा मात्रा में ग्लोबुलिन, एल्बुमिन। ग्लोबुलिन की बात करें तो इम्यूनोग्लोबिन, जो एंटीबॉडी बनाने का काम जो प्रोटीन करती है वो है ग्लोबुलिन। एल्बुमिन, बीसीओपी, जो कि हम एक्सक्रीशन में पढ़ेंगे, ब्लड कोलाइडल ऑस्मोटिक प्रेशर क्रिएट करने का काम करती है। इसमें न्यूट्रिएंट जो भी आपके कार्बोनेट है, सोडियम आयन है, पोटेशियम आयन है, ये सारे आयन्स कहाँ रहेंगे? प्लाज्मा के अंदर रहेंगे। एक्सक्रीटरी मटेरियल भी यहीं रहता है। तो सभी चीज़ों को एक तरीके से ट्रांसपोर्ट कराने का काम कौन करेगा? प्लाज्मा करता है। नॉर्मली इन सभी चीज़ों को ये ट्रांसपोर्ट करता है, यही इसका मेन फंक्शन होता है। ठीक है, अगर इस प्लाज्मा से अगर मैं ये जो क्लोटिंग फैक्टर्स हैं इनको मैं निकाल दूँ, फाइब्रिनोजन को निकाल दूँ, तो इसे हम बोलते हैं सीरम। इसे हम क्या बोलते हैं? सीरम, जिसे हम अलग अलग बीमारियों के उपचार में हम इसका यूज़ कर रहे हैं। अभी फ़िलहाल ही कोविड में भी प्लाज्मा थेरेपी यूज़ की गई थी। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम बात करें कि प्लाज्मा से अगर मैं क्या हटा दूँ,
प्लाज्मा से अगर मैं ये क्लोटिंग फैक्टर्स अगर मैं हटा दूं तो उसे हम क्या बोलेंगे, हम उसे बोलेंगे सीरम, हम उसे कह देते हैं। तो ये सभी चीज़ें प्लाज्मा के अंदर होती है। नेक्स्ट अगर हम बात करें कॉर्पसल्स की, नेक्स्ट हम बात करते हैं कॉर्पसल्स की। तो टोटल जो ब्लड है उसका 55% क्या होता है, कॉर्पसल्स होते हैं, कणिकाएँ होती हैं, जिसमें आपके मेन होती हैं आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट। वेरी 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 इंपॉर्टेंट। आरबीसी स्टैंड फॉर रेड ब्लड कॉर्पसल्स, जिनका काम हमारी बॉडी में ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट कराने का होगा। अभी बहुत अच्छे से डिटेल में आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा इस वीडियो में। ब्लड से संबंधित जो भी इंपॉर्टेंट बातें हैं, जो भी आपको समझना है, सब मैं आपका क्लियर कर दूंगी, आपको टेंशन की कोई ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट बात करते हैं डब्ल्यूबीसी। तो वाइट ब्लड कॉर्पसल्स इन्हें कहेंगे, और हमारी बॉडी में इम्यूनिटी से संबंधित जो भी काम है वो मोस्टली कौन करता है, डब्ल्यूबीसी करता है। हमें प्रतिरक्षा प्रोवाइड करने का काम कौन करता है, डब्ल्यूबीसी करता है। नेक्स्ट बात करें प्लेटलेट, जिसे हम थ्रोम्बोसाइट्स भी कहते हैं, थ्रोम्बस थक्का बोलते हैं जिसे, ठीक है। तो ये जब भी हमारे कोई घाव वगैरह लग जाता है तो अगर ब्लड बाहर जा रहा है तो उसको बहने से रोकता है। ये ब्लड का क्या कर देता है, क्लॉट बना देता है, स्कंदन उसका कर देता है। तो क्लोटिंग का काम क्या होता है, प्लेटलेट का होता है। ये सभी चीज़ें बहुत अच्छे से देख लेना, ये बिल्कुल नॉर्मल बातें हैं, इसके इंट्रोडक्शन की हमने बात की है। नाउ नेक्स्ट हम आरबीसी को डिटेल में पढ़ेंगे, डब्ल्यूबीसी को डिटेल में पढ़ेंगे और प्लेटलेट्स को डिटेल में पढ़ेंगे। देखा। नाउ नेक्स्ट हम बात करते हैं कॉर्पसल्स की। सबसे फर्स्ट कॉर्पसल्स जिसकी हम बात करेंगे दैट इज़ आरबीसी, रेड ब्लड कॉर्पसल्स। हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों स्टूडेंट के लिए बेनिफिशियल है, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। मैं दोनों टर्म्स यूज़ कर रही हूँ, किसी को कोई डिफरेंस, किसी को कोई प्रॉब्लम इसके अंदर नहीं आएगी। आप अच्छे से इसके नोट्स भी आप अपने प्रिपेयर करते जाना, आपको कंप्लीट जो भी इससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है वो इस वीडियो के अंदर आपको मिल जाएगी। तो आरबीसी में रेड ब्लड कॉर्पसल्स की हम बात करते हैं। रेड ब्लड कॉर्पसल जो है वो सिर्फ कशेरुकियों के अंदर ही पाई जाती है, जो भी वर्टिब्रेट्स हैं उन्हीं के अंदर पाई जाती हैं, बाकी जो इनवर्टिब्रेट्स वगैरह हैं उनके अंदर नहीं पाई जाती। मेन चीज़, पहली चीज़ तो ये हो गई। दूसरी, सबसे पहले इसे ल्यूवेनहॉक जो साइंटिस्ट हैं उन्होंने सबसे पहले इसका परीक्षण किया था, सबसे पहले इन्होंने इसे देखा था, इसको ऑब्जर्व किया था। बात करें मैमल्स के अंदर जो भी आरबीसी होती है हमारे अंदर, मैमल्स में कौन आते हैं, हम लोग आते हैं जिनमें मेमोरी ग्लैंड्स प्रेजेंट होती हैं, जो विविपेरस होते हैं, और बहुत से जिनकी बॉडी पर हेयर्स प्रेजेंट होते हैं। ये मेन कैरेक्टर होते हैं मैमल्स के। तो ये जो मैमल्स होते हैं वो नॉन न्यूक्लिएटेड होते हैं, मतलब मैमल्स के अंदर जो आरबीसी होती है उनके अंदर नॉन न्यूक्लिएटेड का मतलब जो न्यूक्लियस है वो प्रेजेंट नहीं होता है, ना न्यूक्लियस होता है, ना गोल्जी बॉडी होती है, ना ईआर होती है, ना ही इसमें माइटोकॉन्ड्रिया होती है। ध्यान रखना, ये सभी सेल ऑर्गेनल यहाँ पर नहीं होते हैं, ये नॉन न्यूक्लिएटेड, ना ही न्यूक्लियस होता है। लेकिन यहाँ पर भी अपवाद है। अपवाद कौन है मैम, अपवाद यहाँ पर है ऊँट और लामा। जो ऊँट और लामा ये दो जानवर हैं जिनके अंदर जो आरबीसी है उसके अंदर केंद्रक पाया जाता है, बाकी सभी के अंदर केंद्रक नहीं होता है। ये सब लर्न करने वाली बातें। बात करें इसकी शेप की, तो ये उभयावतल बाइकॉनकेव इसकी शेप होती है, ध्यान रख लेना। 7 माइक्रोन तक इसकी साइज आप लिख सकते हो। लार्जेस्ट आरबीसी अगर हम बात करें कि सबसे बड़ी आरबीसी किसकी होती है, तो वो एम्फीबिया की होती है। सबसे छोटी किसकी होती है, वो मैमल्स में होती है। भाई अगर क्लास वाइज बात करें तो एम्फीबिया की सबसे बड़ी, मैमल्स की सबसे छोटी। एम्फीबिया में कौन आते हैं, मेंढक वगैरह एम्फीबिया में आते हैं, और ह्यूमन बीइंग है, बंदर है, कुत्ता है, बिल्ली है, ये सब किस में आते हैं, मैमल्स में आते हैं। मैमल्स में भी सबसे बड़ी किसकी होती है, तो मैमल्स के अंदर सबसे बड़ी एलिफेंट की होती है, और सबसे छोटी अगर हम बात करें तो वो कस्तूरी मर्ग जो आता है जिसमें स्पेशल टाइप की खुशबू होती है, मस्क डियर जिसे हम कहते हैं, उसके अंदर पाई जाती है। बात करें प्राणियों में, सभी एनिमल्स की अगर हम बात करें तो सभी एनिमल्स में एम्फीयूमा होता है, उसके अंदर सबसे बड़ी आरबीसी आपको देखने को मिलती है। लाइफ स्पान, ये कितने दिन तक जिंदा रहती है, तो इसका जो जीवन काल है वो 120 दिन का होता है। ये अलग हमने ये जो जीवन काल बताया वो ह्यूमन बीइंग्स का है, अलग अलग ऑर्गेनिज्म में अलग अलग ये
होता है। बात करें नंबर की, तो नंबर इसका वेरी कर जाता है मेल और फीमेल के अंदर। मेल में इसका नंबर होता है 50 to 55 लाख पर mm³ और फीमेल में है 40 to 45 लाख पर mm³। फीमेल में कंपैरेटिवली कम होता है, मेटाबॉलिक रेट कम होती है, साथ ही साथ मेंस्ट्रुअल की वजह से ब्लड लॉस होता रहता है। दैट्स वाई यहाँ पर इसका जो नंबर है वो क्या होगा, आपको कम देखने को मिलेगा। तो इस तरीके से ये वेरीज है। मेल में कंपैरेटिवली जितने भी ऑर्गन है वो थोड़े क्या होंगे, उनकी साइज़ भी अगर हम बात करें तो वो थोड़ी ज़्यादा होती है, वेट भी थोड़ा ज़्यादा होता है। बात करें अगर आरबीसी की संख्या एकदम से ज़्यादा हो जाए या कम हो जाए तो इसे क्या कहेंगे। अगर ज़्यादा हो जाए एकदम से तो ये कंडीशन क्या होगी, पॉलीसाइथेमिया। अगर ज़्यादा हो रही है दैट इज़ पॉलीसाइथेमिया, आपको नाम याद करना है, पॉली मतलब ज़्यादा, और कम हो रही है, सामान्य से कम होना, दैट इज इरिथ्रोसाइटोपिनिया। मतलब यहाँ पर जो इरिथ्रो का मतलब लाल, लाल कोशिकाएं, आरबीसी, ठीक है। इरिथ्रो वर्ड हमेशा आरबी से संबंधित होगा, इरिथ्रो है, इन सब चीज़ों को ध्यान रखना। तो इरिथ्रोसाइटोपिनिया क्या होगा, आरबीसी का कम होना सामान्य से, और अगर सामान्य से ज़्यादा हो रहा है दैट इज़ पॉलीसाइथेमिया। तो ये सब चीज़ें हमने देखी, कशेरुकियों में ही पाई जाती है, इसके अंदर केंद्रक नहीं होता है स्तनधारियों के आरबीसी में, लेकिन ऊंट और लामा के अंदर पाया जाता है। उभयावतल बाइकॉनकेव इसकी शेप होती है, 120 दिन इसका जीवन काल होता है। कहाँ बनती है, देखो अगर हम बात करें काउंटिंग के लिए, हम जो गणना करते हैं इसकी काउंटिंग किससे होती है, तो हीमोसाइटोमीटर इसका एक उपकरण है, जो इंस्ट्रूमेंट है, उसके द्वारा हम क्या करते हैं, इसकी काउंटिंग करते हैं। उसमें न्यू बार स्लाइड आती है जिसके थ्रू हम इसको काउंट करते हैं। उसमें स्पेसिफिक चैम्बर होते हैं, सेंटर वाला जो चैम्बर है वो होता है आरबीसी की काउंटिंग के लिए, और 4 के जो कोने वाले होते हैं इस तरीके की वो स्लाइड होती है। सॉरी गलत बन गई है ना, तो यहाँ आगे हम देखते हैं हीमोसाइटोमीटर। आरबीसी और डब्ल्यूबीसी की काउंटिंग के लिए जो इंस्ट्रूमेंट यूज़ में आता है वो है वो जो नेक्स्ट हम देखते हैं आरबीसी और डब्ल्यूबीसी की काउंटिंग के लिए जो इंस्ट्रूमेंट हम यूज़ करते हैं वो है हीमोसाइटोमीटर। इसमें पर्टिकुलर एक न्यू बार स्लाइड आती है जिसमें कॉर्नर में हम जो भी है 4 जो बॉक्स होते हैं उसमें डब्ल्यूबीसी की गणना करते हैं, और सेंटर वाले में हम आरबीसी है उसको कैलकुलेट करते हैं, कितनी काउंटिंग उसकी करते हैं। इफ़ प्लेस्ड इन, अब देखो कंडीशन वही जैसा मैंने अभी आपको बताया था कि हाइपरटोनिक फ्लूइड में रखेंगे तो क्या होगा, हाइपोटोनिक फ्लूइड में रखेंगे तो क्या होगा। हाइपरटोनिक आप सभी को पता है वो फ्लूइड जिसके अंदर जो मिनरल्स की जो कॉन्सेंट्रेशन है वो ज़्यादा होगी। तो हाइपो में रखेंगे तो भाई बाहर की साइड में, हाइपोटोनिक में क्या होगा, पानी कम है, इस पर्टिकुलर आरबीसी में पानी क्या है, ज़्यादा है, तो पानी क्या होगा, बाहर की तरफ आएगा, मतलब वो सिकुड़ जाएगी, और इस कंडीशन को बोलते हैं हम क्रीनेशन। ठीक है, ध्यान रखना, इसे हम बोलते हैं क्रीनेशन। अगर हम हाइपोटोनिक में रख देंगे तो बाहर पानी ज़्यादा है तो पानी क्या होगा, इसके अंदर आने लगेगा, और इसके अंदर आने लगेगा तो क्या ये फूल जाएगी, तो इसे हम बोलते हैं हीमोलाइसिस। ज़्यादा फूलेगी तो फट जाएगी, प्रेशर ज़्यादा बढ़ जाएगा, फट जाएगी। आरबीसी का फटना क्या कहलाएगा, हीमोलाइसिस। सिकुड़ना क्या कहलाएगा, क्रीनेशन। कब सिकुड़ेगी, जब हाइपोटोनिक फ्लूइड में हम इसको रख देंगे। फॉर्मेशन ऑफ आरबीसी, आरबीसी का बनना क्या कहलाता है, तो बनना कहलाता है इसका इरिथ्रोपोइसिस। वेरी इंपॉर्टेंट, पोइसिस मतलब बनना, इरिथ्रो मतलब आरबीसी, तो आरबीसी का बनना इरिथ्रोपोइसिस। इरिथ्रोपोइसिस होने में 72 घंटे का समय लगता है। इसमें विटामिन सी और विटामिन B12 है, वो दोनों ही विटामिन बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। और बात करूँ मैं इसके मैचुरेशन की, तो वहाँ पर आपको विटामिन B12 लिखना है कि विटामिन B12 इसके मैचुरेशन के लिए क्या होता है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ऐसे ही हम बात करें विटामिन B12 का अवशोषण कहाँ होता है, कहाँ अब्जॉर्व होता है, तो हमें आपने जब डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ा होगा तो आपने देखा होगा कि आमाशय में एक इंस्टिंक्टिंग फैक्टर आपको लिखवाया गया था। इंस्टिंक्टिंग जो फैक्टर होता है वही विटामिन B12 को क्या करता है, एब्जॉर्ब करने का काम करता है। तो यहाँ पर इतना ध्यान रखना, आरबीसी का बनना क्या कहलाता है, इरिथ्रोपोइसिस कहलाता है, जिसमें 72 घंटे का समय लगता है। और विटामिन सी और विटामिन B12 विटामिन जो है वो इसके लिए नीडेड होते हैं। अगर हम बात करें जब बच्चा भ्रूणीय अवस्था में होता है, माँ के पेट में होता है, माँ के गर्भ में होता है, तब आरबीसी को बनाने का काम कौन करता है, तो आरबीसी उस समय स्प्लीन
लीवर और लिम्फ नोड, ये 3 जो है वहाँ पर आरबीसी मेनली बनती है। अगर बात करें वयस्क अवस्था में तो हमारे अंदर जो आरबीसी बनती है वो बोन मेरो में, और बोन मेरो भी कौन सा ज़्यादा पार्टिसिपेट करेगा, रेड बोन मेरो के अंदर आरबीसी सबसे ज़्यादा बनती है। तो इन सभी बातों का ध्यान रखना। साथ ही साथ अगर आरबी डेड हो जाती है, अगर आरबीसी डेड हो जाती है तो वो कहाँ पर जाती है, तो ध्यान रखना जो डेड आरबीसी होती है वो स्प्लीन में जाती है, और वहीं पर डेड आरबीसी भी वहीं जाती है, इसलिए स्प्लीन को आरबीसी का कब्रिस्तान भी कहते हैं। साथ ही साथ जो आरबीसी बनती है वो स्टोर कहाँ होती है, वो स्टोर भी स्प्लीन में होती है, प्लीहा के अंदर होती है, इसलिए उसे हम स्प्लीन को ब्लड बैंक भी कहते हैं। ठीक है, ब्लड बैंक, ब्लड को स्टोर करने वाला। ठीक है, आरबीसी का कब्रिस्तान, ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी, जो मर गई आरबीसी वो कहाँ दफनाई जाएगी, वो प्लीहा के अंदर दफनाई जाएगी। तो ये सभी बातें बहुत इंपॉर्टेंट है, आप अच्छे से इसको देख लेना। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं आरबीसी के अंदर रेस्पिरेटरी पिगमेंट कौन सा प्रेजेंट होता है। तो आरबीसी का जो रेस्पिरेटरी पिगमेंट होता है वो होता है हीमोग्लोबिन। वेरी 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 इंपॉर्टेंट, अच्छे से इसको लिख लेना। हीमोग्लोबिन आरबीसी के अंदर पाया जाने वाला रेस्पिरेटरी पिगमेंट है, जो कि ऑक्सीजन और CO2 को ट्रांसपोर्ट कराने का काम करता है, और मेन काम है ऑक्सीजन के ट्रांसपोर्टेशन का। तो जो हीमोग्लोबिन है वो आरबीसी के अंदर पाया जाने वाला रेस्पिरेटरी पिगमेंट है, जो कि ऑक्सीजन के ट्रांसपोर्ट के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। अब ये हीमोग्लोबिन एक तरीके की क्या है, क्रोमोप्रोटीन है, जिसके जो 4 तो हीम के अणुओं से और 1 ग्लोबिन के अणु से मिलकर बनी हुई है। अब इसके अंदर ग्लोबिन क्या है, जो प्रोटीन वाला जो पार्ट है वो क्या है, इसके अंदर ग्लोबिन है, जिसके अंदर 4 चेनें होती हैं, अल्फा बीटा। अब अलग अलग ये जो चेन है कौन सी ग्लोबिन की, वो अल्फा बीटा गामा डेल्टा 4 होती है। लेकिन अगर बात करें ह्यूमंस की, नॉर्मली ह्यूमंस की बात करें तो 2 अल्फा चेन होती है और 2 बीटा चेन होती है, क्योंकि प्रोटीन है तो प्रोटीन में तो क्या होगा, अमीनो एसिड की चेन्स होंगी। तो अगर बात करें अल्फा चेन में, तो अल्फा चेन में कितने अमीनो एसिड्स होते हैं, 141 अमीनो एसिड्स होते हैं, और बात करें बीटा चेन की तो उसमें होते हैं 146 अमीनो एसिड। ये ध्यान रखना है। ऐसे अगर हम बात करें एक गामा चेन के अंदर अमीनो एसिड कितने होते हैं, 146, और अगर बात करें डेल्टा में तो मतलब 146, मतलब टोटल अल्फा में 141 है, बाकी सब में 146 है। मोस्टली जो ह्यूमन बींग्स हैं उनमें आपके 2 अल्फा और 2 बीटा चेन पाई जाती है। अल्फा के अंदर 141 अमीनो एसिड्स, और बीटा के अंदर एक के अंदर 146 अमीनो एसिड। तो जो ग्लोबिन है वो प्रोटीन वाला भाग होता है, जो कि 4 पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाओं से मिलकर बना होता है। बात करें हीम की, भाई हीम क्या है, हीम इसके अंदर पोरफायरिन और फेरस आयरन का जो अणु है उससे मिलकर बना हुआ भाग होता है, और पोरफायरिन क्या है, जो कि एसिटिक एसिड और ग्लाइसिन से मिलकर बनी हुई एक संरचना होती है। तो ये आपके क्या है, क्रोमोप्रोटीन है, जो कि आपके किस है, कलर पिगमेंट है। क्रोमोप्रोटीन क्यों कहा, क्योंकि कलर दे रही है, रेड कलर। ठीक है, रेड कलर है, क्रोमो वर्ड कलर से रिलेटेड आएगा। ठीक है, तो यहाँ ग्लोबिन है और 4 हीम के मॉलिक्यूल्स हैं, आप ये अच्छे से देख लेना। अगर बात करें हीमोग्लोबिन की सामान्य मात्रा की, तो नॉर्मली इसकी जो मात्रा है वो 12 से 16 ग्राम पर DL होती है। मेल के अंदर ज़्यादा होगी, 14 से लेकर 16 के बीच में, और फीमेल के अंदर 12 से लेकर 14 या 15 के बीच में इसकी वैल्यू होती है। ड्यू टू द मेंस्ट्रुअल साइकिल थोड़ा कम होता है हीमोग्लोबिन का परसेंटेज फीमेल्स के अंदर। नाउ नेक्स्ट हम बात करते हैं कि पॉलीपेप्टाइड चेन के बेसिस पर जो हीमोग्लोबिन है वो कितने टाइप की होती है। तो हीमोग्लोबिन इसके बेसिस पे होती है हीमोग्लोबिन A, A2 और HbF। ए जो है वो नॉर्मली 90% जो ह्यूमन 97% जो ह्यूमन बींग्स हैं उनके अंदर नॉर्मली HbA का मतलब ये सिर्फ और सिर्फ पॉलीपेप्टाइड चेन पे डिपेंड करेगा। अगर दोनों 2 अल्फा है और 2 बीटा चेन है तो वो क्या है, HbA। 2 अल्फा और उस अल्फा के साथ क्या है, डेल्टा वाली चेन आ गई तो उसे हम बोलेंगे A2, और अल्फा के साथ अगर आपके गामा वाली चेन आ गई तो वो क्या हो जाएगी, आपके HbF हो जाएगा। तो ये इसमें अलग अलग आपके क्या होंगे, हीमोग्लोबिन के टाइप होंगे। 97% ह्यूमन बींग्स के अंदर आपके HbA होता है, 3% के अंदर HbA2 होता है, और जो एम्ब्रियोनिक होता है, जब बच्चा माँ के गर्भ में रहता है, फीटस कंडीशन में होता है, तो उस दौरान उसके अंदर हीमोग्लोबिन होता है HbF होता है, जिसकी ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करने की क्षमता हमसे
ज़्यादा होती है। बात करें 1 ग्राम हीमोग्लोबिन कितने ऑक्सीजन के साथ जुड़ सकता है, तो ये कुछ रट्टे मारने वाली चीज़ें हैं, इनको आप अच्छे से देख लेना। 1.3 cc ऑक्सीजन को वो क्या कर सकता है, कैरी कर सकता है। और ऑक्सीजन को कैरी करता है तो उसके साथ क्या बनाता है, ये कंपाउंड बनाता है जिसे हम बोलते हैं ऑक्सी हीमोग्लोबिन, जो कि अस्थायी कंपाउंड होता है। ठीक है, अस्थायी यौगिक होता है। और एक हीमोग्लोबिन कितने ऑक्सीजन के साथ जुड़ता है, 4 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल के साथ जुड़ने का काम करता है। 4 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल के साथ एक हीमोग्लोबिन जुड़ता है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है। और ये ऑक्सी हीमोग्लोबिन लंग्स में तो बनता है, और जैसे ही सेल के पास जाता है तो सेल में जैसे ही ऑक्सीजन प्रवेश करेगी तो ऑक्सी हीमोग्लोबिन टूट जाता है, हीमोग्लोबिन और ऑक्सीजन अलग अलग हो जाते हैं, ऑक्सीजन सेल के अंदर चला जाता है और हीमोग्लोबिन बाहर ही रह जाता है। तो इस तरीके से ये क्या करता है, ट्रांसपोर्टेशन का काम करता है। अब इसी आधार पर ये एंटीजन के आधार पर कि आरबीसी के ऊपर जो एंटीजन है उसकी उपस्थिति के आधार पर 4 ब्लड ग्रुप खोजे गए, ब्लड ग्रुप ए, ब्लड ग्रुप बी, ब्लड ग्रुप AB और ब्लड ग्रुप O। ठीक है, ये 4 ब्लड ग्रुप इसके आधार पर खोजे गए, जिसके बारे में मैं आपको अभी बताती हूँ। 1 मिनट। नाउ नेक्स्ट हम बात करते हैं आरबीसी के अंदर रेस्पिरेटरी पिगमेंट कौन सा प्रेजेंट होता है। तो आरबीसी का जो रेस्पिरेटरी पिगमेंट होता है वो होता है हीमोग्लोबिन। वेरी 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 इंपॉर्टेंट, अच्छे से इसको लिख लेना। हीमोग्लोबिन आरबीसी के अंदर पाया जाने वाला रेस्पिरेटरी पिगमेंट है, जो कि ऑक्सीजन और CO2 को ट्रांसपोर्ट कराने का काम करता है, और मेन काम है ऑक्सीजन के ट्रांसपोर्टेशन का। तो जो हीमोग्लोबिन है वो आरबीसी के अंदर पाया जाने वाला रेस्पिरेटरी पिगमेंट है, जो कि ऑक्सीजन के ट्रांसपोर्ट के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। अब ये हीमोग्लोबिन एक तरीके की क्या है, क्रोमोप्रोटीन है, जिसके जो 4 तो हीम के अणुओं से और 1 ग्लोबिन के अणु से मिलकर बनी हुई है। अब इसके अंदर ग्लोबिन क्या है, जो प्रोटीन वाला जो पार्ट है वो क्या है, इसके अंदर ग्लोबिन है, जिसके अंदर 4 चेनें होती हैं, अल्फा बीटा। अब अलग अलग ये जो चेन है कौन सी ग्लोबिन की, वो अल्फा बीटा गामा डेल्टा 4 होती है। लेकिन अगर बात करें ह्यूमंस की, नॉर्मली ह्यूमंस की बात करें तो 2 अल्फा चेन होती है और 2 बीटा चेन होती है, क्योंकि प्रोटीन है तो प्रोटीन में तो क्या होगा, अमीनो एसिड की चेन्स होंगी। तो अगर बात करें अल्फा चेन में, तो अल्फा चेन में कितने अमीनो एसिड्स होते हैं, 141 अमीनो एसिड्स होते हैं। और बात करें बीटा चेन की तो उसमें होते हैं 146 अमीनो एसिड। ये ध्यान रखना है। ऐसे अगर हम बात करें एक गामा चेन के अंदर अमीनो एसिड कितने होते हैं, 146, और अगर बात करें डेल्टा में तो 146, मतलब टोटल अल्फा में 141 है, बाकी सब में 146 है। मोस्टली जो ह्यूमन बींग्स हैं उनमें आपके 2 अल्फा और 2 बीटा चेन पाई जाती है। अल्फा के अंदर 141 अमीनो एसिड्स और बीटा के अंदर एक के अंदर 146 अमीनो एसिड। तो जो ग्लोबिन है वो प्रोटीन वाला भाग होता है, जो कि 4 पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाओं से मिलकर बना होता है। बात करें हीम की, भाई हीम क्या है, हीम इसके अंदर पोरफायरिन और फेरस आयरन का जो अणु है उससे मिलकर बना हुआ भाग होता है। और पोरफायरिन क्या है, जो कि एसिटिक एसिड और ग्लाइसिन से मिलकर बनी हुई एक संरचना होती है। तो ये आपके क्या है, क्रोमोप्रोटीन है, जो कि आपकी किससे, कलर पिगमेंट है। क्रोमोप्रोटीन क्यों कहा, क्योंकि कलर दे रही है, रेड कलर से। ठीक है, रेड कलर है, क्रोमो वर्ड कलर से रिलेटेड आएगा। ठीक है, तो यहाँ ग्लोबिन है और 4 हीम के मॉलिक्यूल्स हैं, आप ये अच्छे से देख लेना। अगर बात करें हीमोग्लोबिन की सामान्य मात्रा की, तो नॉर्मली इसकी जो मात्रा है वो 12 से 16 ग्राम पर DL होती है। मेल के अंदर ज़्यादा होगी, 14 से लेकर 16 के बीच में, और फीमेल के अंदर 12 से लेकर 14 या 15 के बीच में इसकी वैल्यू होती है। ड्यू टू द मेंस्ट्रुअल साइकिल थोड़ा कम होता है हीमोग्लोबिन का परसेंटेज फीमेल्स के अंदर। नाउ नेक्स्ट हम बात करते हैं कि पॉलीपेप्टाइड चेन के बेसिस पर जो हीमोग्लोबिन है वो कितने टाइप की होती है। तो हीमोग्लोबिन इसके बेसिस पे होती है हीमोग्लोबिन A, A2 और HbF। ए जो है वो नॉर्मली 90% जो ह्यूमन 97% जो ह्यूमन बींग्स हैं उनके अंदर नॉर्मली HbA का मतलब ये सिर्फ और सिर्फ पॉलीपेप्टाइड चेन पे डिपेंड करेगा। अगर दोनों 2 अल्फा है और 2 बीटा चेन है तो वो क्या है, HbA।
दो अल्फा और उस अल्फा के साथ क्या है, डेल्टा वाली चेन आ गई तो उसे हम बोलेंगे A2, और अल्फा के साथ अगर आपके गामा वाली चेन आ गई तो वो क्या हो जाएगी, आपके HbF हो जाएगा। तो ये इसमें अलग अलग आपके क्या होंगे, हीमोग्लोबिन के टाइप होंगे। 97% ह्यूमन बींग्स के अंदर आपके HbA होता है, 3% के अंदर HbA2 होता है, और जो एम्ब्रियोनिक होता है, जब बच्चा माँ के गर्भ में रहता है, फीटस कंडीशन में होता है, तो उस दौरान उसके अंदर हीमोग्लोबिन होता है HbF होता है, जिसकी ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करने की क्षमता हमसे ज़्यादा होती है। बात करें 1 ग्राम हीमोग्लोबिन कितने ऑक्सीजन के साथ जुड़ सकता है, तो ये कुछ रट्टे मारने वाली चीज़ें हैं, इनको आप अच्छे से देख लेना। 1.3 cc ऑक्सीजन को वो क्या कर सकता है, कैरी कर सकता है, और ऑक्सीजन को कैरी करता है तो उसके साथ क्या बनाता है, ये कंपाउंड बनाता है जिसे हम बोलते हैं ऑक्सी हीमोग्लोबिन, जो कि अस्थायी कंपाउंड होता है। ठीक है, अस्थायी यौगिक होता है। और एक हीमोग्लोबिन कितने ऑक्सीजन के साथ जुड़ता है, 4 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल के साथ जुड़ने का काम करता है। 4 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल के साथ एक हीमोग्लोबिन जुड़ता है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है। और ये ऑक्सी हीमोग्लोबिन लंग्स में तो बनता है, और जैसे ही सेल के पास जाता है तो सेल में जैसे ही ऑक्सीजन प्रवेश करेगी तो ऑक्सी हीमोग्लोबिन टूट जाता है, हीमोग्लोबिन और ऑक्सीजन अलग अलग हो जाते हैं, ऑक्सीजन सेल के अंदर चला जाता है और हीमोग्लोबिन बाहर ही रह जाता है। तो इस तरीके से ये क्या करता है, ट्रांसपोर्टेशन का काम करता है। आरबीसी की सतह पर पाए जाने वाले एंटीजन के आधार पर 4 ब्लड ग्रुप खोजे गए। वो कौन कौन से खोजे गए, वो ध्यान रखना। ब्लड ए, मैं चारों के ये बना देती हूँ, ए बी और वहाँ पर कोई भी नहीं होगा। अगर ए एंटीजन मिल रहा है तो वो कौन सा ब्लड ग्रुप होगा, ए ब्लड ग्रुप होगा। अगर बी है तो वो बी ब्लड ग्रुप होगा। अगर ए और बी दोनों एंटीजन आरबीसी की सतह पर है तो वो होगा ए बी ब्लड ग्रुप होगा। और अगर दोनों ही एब्सेंट है, कोई भी नहीं है, तो वो कौन सा होगा, ओ ब्लड ग्रुप होगा। और इन ब्लड ग्रुप के बारे में हमें जिसने बताया था वो है लैंडस्टीनर, कॉल लैंडस्टीनर। कॉल लैंडस्टीनर जो साइंटिस्ट हैं, उन्होंने हमें इसके बारे में बताया था, ब्लड ग्रुप ए बी और ओ के बारे में। ब्लड ग्रुप ए बी और ओ के बारे में हमें बताया था लैंडस्टीनर ने। और बात करें ब्लड ग्रुप ए बी की, तो ए बी के बारे में हमें बताया था डी कॉस्टेलो एवं स्टर्नी ने। डी कॉस्टेलो एंड स्टर्नी ने हमें इसके बारे में बताया था। तो इनको आप अच्छे से ध्यान रखना कि अगर एंटीजन ए है तो ए ब्लड ग्रुप, बी है तो बी ब्लड ग्रुप, दोनों हैं तो ए बी, और अगर एब्सेंट है, यहाँ पर क्या हो गया, एब्सेंट है, तो वो क्या होता है, आपके ओ ब्लड ग्रुप होता है। ब्लड ग्रुप ए बी और ओ के बारे में हमें बताया कॉल लैंडस्टीनर ने। और बात करें ब्लड ग्रुप ए बी की, तो वो हमें बताया डी कॉस्टेलो और स्टर्नी ने। उसे आप अच्छे से नोट डाउन कर लेना, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आ जाते हैं। तो ये आपके आरबीसी हो गया कंप्लीट। आई थिंक सबको समझ में आ गया होगा। अच्छे से आप इसे देख लेना, नोट्स इसके बना लेना। नेक्स्ट हम बात करेंगे WBC की और प्लेटलेट्स की। तो थैंक यू एवरीवन, बाय। तो आप सभी को वीडियो, तो ये था अपना टॉपिक आरबीसी, जिसके बारे में हमने जो भी इम्पॉर्टेंट बातें थी वो सभी बातें हमने यहाँ पर डिस्कस कर ली है। जो नेक्स्ट हम बात करते हैं WBC की। आरबीसी हमने पूरा कंप्लीट देख लिया है। नेक्स्ट है WBC, वाइट ब्लड कॉर्पसल्स के नाम से जिन्हें हम जानते हैं। WBC का जो मेन काम मैंने पहले बताया था कि इम्यूनिटी का होता है, ये हमें प्रतिरक्षा प्रोवाइड करने का काम करती है। देखते हैं इसके बारे में इम्पॉर्टेंट बातें। ये अगर हम बात करें साइज़ वाइज तो आरबीसी से थोड़ी इसकी बड़ी साइज़ होगी, लेकिन अगर हम नंबर की बात करें तो आरबीसी से कहीं गुना कम होगा इसका नंबर। वो लाखों में होती है, ये 1000 में होगी। ठीक है, तो 6000 से लेकर 11000 या 12000 तक इसकी वैल्यू होती है। वैल्यू डिफरेंट बुक में आपको अलग अलग थोड़ी बहुत इसमें ऊपर नीचे वो मिल सकती है।
आरबीसी के अंदर न्यूक्लियस नहीं था, यहाँ पर न्यूक्लियस पाया जाता है, केंद्रक होता है। वहाँ रेस्पिरेटरी पिगमेंट की वजह से वो लाल रंग की थी, लेकिन यहाँ पर कोई भी रेस्पिरेटरी पिगमेंट नहीं होता है, दैट्स वाई ये कैसी होती है, कलरलेस होती है। अब वही सेम कंडीशन, अगर नॉर्मल काउंट से ज़्यादा WBC हो जाए तो उसे हम बोलते हैं ल्यूकोसाइटोसिस। क्या बोलते हैं, ल्यूकोसाइटोसिस। और अगर कम हो जाए तो उसे हम बोलते हैं ल्यूकोपीनिया। ठीक है, पीनिया कम, साइटोसिस ज़्यादा। अब जो WBC है वो दो तरीके हैं। WBC है उसमें दो होते हैं, एक होती है ग्रेनुलोसाइट, एक होती है एग्रेनुलोसाइट। जो ग्रेनुलोसाइट है उसमें आएगी आपके स्टेन के बेसिस पे कि कौन से स्टेन से वो स्टेन हो रही है, अभिरंजित हो रही है, उसके आधार पर एसिडोफिल, बेसोफिल और न्यूट्रोफिल। बात करें एक ग्रेनुलोसाइट की तो वहाँ होगा लिम्फोसाइट और मोनोसाइट। सबसे पहले हम बात करते हैं ग्रेनुलोसाइट की। तो ग्रेनुलोसाइट में आप देखिए सबसे पहला है एसिडोफिल, सेकंड इज बेसोफिल, थर्ड वन इज न्यूट्रोफिल। एक एक करके हम उसे देखते हैं। सबसे बड़ी की अगर हम बात करेंगे तो न्यूट्रोफिल सबसे बड़ी है, सबसे छोटी अगर बात करें तो बेसोफिल सबसे छोटी है। ठीक है, अब बात करते हैं इनकी स्टेन के। नाम से पता चल रहा है जो एसिड से स्टेन हो जाएगी, एसिडिक स्टेन से जो स्टेन हो जाएगी वो होती है एसिडोफिल। जो बेसिक स्टेन से स्टेन होगी वो होगी बेसोफिल। और जो दोनों से, चाहे वो एसिड हो चाहे वो बेसो, दोनों से हो जाए तो वो होगी न्यूट्रोफिल। इसका ध्यान रखना, कई बार आप सोच सकते हो कि न्यूट्रो है मतलब ये जो न्यूट्रल स्टेन है उससे होगा, नहीं, ये एसिड और बेसिक दोनों स्टेन से क्या होती है, स्टेन हो जाती, दोनों डाई से ये स्टेन हो जाएगी। एसिडोफिल के लिए जो एसिडिक डाई है वो होती है ईओसिन, यहाँ पर होती है मिथाइलिन ब्लू, नीचे मैंने लिख रखा है, देख लेना। एसिडोफिल्स की बात करें तो नॉर्मली 1 से 4%, कुछ बुक में 2 से 3% तक आपको ये देखने को मिलती है। नंबर की बात करें तो 150 to 400 पर क्यूब mm होती है। एसिडिक स्टेन के द्वारा इनको स्टेन किया जा सकता है, जो कि मैंने आपको बता दिया। फिर ध्यान रखना इसकी शेप, अगर हम इसकी शेप की बात करें तो यहाँ पर आपको 2 लोब दिखाई देंगे। कितने लोब दिखाई देंगे, इसके केंद्रक है वहाँ पर कितने लोब होंगे, 2 लोब होते हैं। मतलब बाइलोब्ड न्यूक्लियस यहाँ पर होता है, जो केंद्रक होता है वो 2 पालियों से मिलकर बना होता है। बेसोफिल में 3 के समथिंग पाली होती है और 5 से लेकर 7 तक या फिर 3 से लेकर 5 तक आपकी किसमें होती है, न्यूट्रोफिल के अंदर होती है। 5 या 5 से ज़्यादा आप न्यूट्रोफिल के अंदर लिख लेना। ठीक है, इओसिनोफिल और बेसोफिल दोनों ही नॉन फैगोसाइटिक होती हैं कि कोई चीज़ को खाएंगी नहीं, लेकिन जो न्यूट्रोफिल है वो कैसी होती है, फैगोसाइटिक होती है नेचर में। फैगो मतलब दूसरी चीज़ को खाने वाली, जो हमारे बॉडी में हार्मफुल चीज़ें हैं उनको ये खा जाएगी। ठीक है, मारने का काम करेगी, खाने का काम करेगी, भक्षक प्रवृत्ति की होती है, तो ये क्या है, फैगोसाइटिक होती है। लेकिन इसका साइज़ क्या है, अगर हम बात करेंगे अभी नेक्स्ट जब ए ग्रेनुलोसाइट में, तो उसको मैं बताऊंगी, उनका साइज़ थोड़ा कंपैरेटिवली क्या है, बड़ा है, जबकि न्यूट्रोफिल का साइज़ क्या है, छोटा है। इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, माइक्रो पुलिसमैन ऑफ ब्लड। न्यूक्लियर साइज है छोटा और क्या करती है, खाने का काम करती है, भाई अपने शत्रुओं से सुरक्षा करती है, उनको भगा देती है, मार देती है, खा जाती है। तो इसलिए हम इसे क्या बोलेंगे, माइक्रो पुलिसमैन ऑफ ब्लड के नाम से भी हम इसे जाते हैं। जब भी हमारी बॉडी में एलर्जी होगी या कोई पैरासाइट इन्फेक्शन होगा तो उस समय एसिडोफिल का नंबर ऑटोमेटिकली क्या होता है, इंक्रीज हो जाता है। तो एलर्जी व परजीवी संक्रमण के दौरान हमारे शरीर में एसिडोफिल का नंबर बढ़ जाता है। जी भाई, नेक्स्ट बात करें बेसोफिल, तो एलर्जी के दौरान ही, भाई एलर्जी होते बढ़ तो ये जाएगा, अब उसके दौरान वो हिस्टामिन और सीरोटोनिन को सिक्रेट करने का जो काम है वो कौन करेगा, बेसोफिल करेगा। ठीक है, और जब भी हमारी बॉडी में कोई ऐसा इन्फेक्शन हो रहा है जिसमें पस बन रहा है, पस फॉर्मिंग इन्फेक्शन, मवाद वाली कोई भी इन्फेक्शन आपको हो रहा है, तो उस समय न्यूट्रोफिल का जो नंबर है वो क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। ये फैगोसाइटिक होती है नेचर में, तीनों में से सिर्फ एक ही फैगोसाइटिक है, ध्यान रखना। ब्रैकेट में मैंने लिख रखा है लाइफ स्पान है इसका 14 घंटे का, इसका 10 घंटे का, इसका 12 घंटे का। ये लाइफ स्पान भी आप अच्छे से देख लेना, 14 घंटे, 10 घंटे, 12 घंटे। सबसे बड़ी कौन सी है, न्यूट्रोफिल है। ठीक है, और सबसे छोटी कौन सी है, आपके बेसोफिल है। सब चीज़ें मैंने इसके अंदर लिख दी है, आप अच्छे से। बेसोफिल को मास्ट सेल भी कहते हैं, सबसे छोटी WBC है, इसका शेप है वो एस शेप्ड होती है। ये सब चीज़ें यहाँ पर लिखी हुई है। ये हिपेरिन जो कि एंटीकोगुलेंट होता है उसको सिक्रेट करने का काम करती है, जिससे कि ब्लड का थक्का नहीं बनता है। तो ये सब चीज़ें इंपॉर्टेंट है जो आपको देखनी है WBC से संबंधित। ध्यान रखना, डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा, सबसे
कि भाई पस फॉर्मिंग के समय कौन सी WBC का नंबर बढ़ जाता है, तो आपको डायरेक्ट एज इट इज़ आपके दिमाग में अगर आपने पढ़ रखा है, आपने याद कर रखा है, तो आप इसे सही कर दोगे। नॉर्मली यहाँ पर आपको याद करने वाली चीज़ें हैं, रट्टा मार लेना अच्छे से, समझाने के जितना समझाना था उतना इसके अंदर पूरा हो गया है। तो इस टॉपिक को आप अच्छे से देख लेना, ज़्यादा याद करने वाला ये टॉपिक है, आपके पास सारा मटेरियल पूरा होना चाहिए, तो इसमें से क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा, ठीक है। साथ ही साथ एक बात और कि न्यूट्रोफिल्स जो होती हैं वो सेक्स डिटर्मिनेशन में भी अपनी भूमिका निभाती है। कैसे? क्योंकि न्यूट्रोफिल के पास में आपकी बार बॉडी पाई जाती है, एक स्टिक लाइक स्ट्रक्चर होती है जिसे बार बॉडी हम कहते हैं। क्या कहते हैं? बार बॉडी कहते हैं। और बार बॉडी की बात करें, बार बॉडी की संख्या कितनी होती है, तो जितने एक्स क्रोमोसोम होते हैं, जितने एक्स क्रोमोसोम होते हैं उसमें से एक अगर माइनस कर दोगे तो बार बॉडी की संख्या आपके आ जाएगी। जैसे बात करूँ मैं फीमेल्स में, तो फीमेल में कितने एक्स क्रोमोसोम होते हैं? जी मैम 2 क्रोमोसोम होते हैं एक्स। तो एक्स जितने क्रोमोसोम है 2 में से एक माइनस कर लो, मतलब बार बॉडी कितनी होगी? एक वहाँ पर बार बॉडी होगी। तो अगर न्यूट्रोफिल के पास में स्टिक लाइक स्ट्रक्चर आपको दिख जाती है ब्लड में, तो आप बेबी का जो भी एम्ब्रियो है उसका सेक्स डिटरमाइन कर सकते हो कि वो फीमेल एम्ब्रियो है, ठीक है। साथ ही साथ नेक्स्ट अगर हम बात करें मेल में कितनी होती है, तो मेल में कितना एक्स क्रोमोसोम होता है? एक ही होता है। एक में से एक माइनस करेंगे मतलब 0, मतलब वहाँ पर बार बॉडी क्या होगी? एब्सेंट होगी। तो ये जो बार बॉडी है वो न्यूट्रोफिल के पास पाई जाती है, जिससे कि सेक्स डिटर्मिनेशन किया जा सकता है, इसमें ये हेल्प करती है। तो इस बात का भी आप ध्यान रखना। बाकी सभी इंपॉर्टेंट चीज़ें मैंने इससे रिलेटेड आपको बता दी हैं। बात करते हैं ए ग्रेनुलोसाइट की। ग्रेनुलोसाइट में 3 थी, एसिडोफिल, बेसोफिल, न्यूट्रोफिल। ए ग्रेनुलोसाइट में कौन कौन है? मोनोसाइट है, लिम्फोसाइट है। मोनोसाइट को हम मैक्रोपुलिसमैन कहेंगे, न्यूट्रोफिल को हमने माइक्रो कहा था क्योंकि वो छोटी थी साइज़ में, लेकिन जो मोनोसाइट है वो सबसे बड़ी WBC होती है, इसलिए हम इसे मैक्रोपुलिसमैन। ये भी क्या होती है? फैगोसाइटिक प्रकार की होती है, जो भी यहाँ पर मृत एंटीजन वगैरह जो भी हैं उनको क्या करेगी? खाएगी। साथ ही साथ वो जो कचरा है उसको साफ करने का भी ये क्या करती है? काम करती है। तो सबसे बड़ी WBC होती है, जितनी भी WBC है उनमें सबसे बड़ी कौन सी होगी? मोनोसाइट होगी। 5 से 10% तक होती है। नंबर इसका 350 से 800, ये नंबर वेरी कर सकता है बुक टू बुक। इंक्रीज ट्यूबरकुलोसिस जब भी है, जब भी TB वाली कंडीशन होती है तो मोनोसाइट का नंबर क्या हो जाता है? इंक्रीज हो जाता है। इसकी अगर न्यूक्लियस की बात करें तो इसका न्यूक्लियस किडनी शेप्ड या फिर बीन शेप्ड ऐसा दिखाई देता है। फैगोसाइटिक मैंने पहले बताई थी, भक्षाणु प्रवृत्ति की ये होती है। इसका जो फॉर्मेशन है वो कहाँ होता है? इसका फॉर्मेशन भी रेड बोन मैरो में क्या होता है? जो सॉइल सेल्स होती है वो होती है मोनोब्लास्ट सेल्स होती है, जो इनको बनाने का काम करती हैं। इन्हें हम स्कैवेंजर भी कहते हैं, अपमार्जक कहते हैं, क्योंकि जितने भी मृत जो भी उत्तक हैं उनको सफाया जो उनका करना है वो कौन करता है? मोनोसाइट करती है। ध्यान रखना, वेरी इंपॉर्टेंट। साथ ही साथ ये मूव होती है, ये ब्लड में सर्कुलेट होते होते टिश्यू में जा सकती है, और टिश्यू में जब ये चली जाती है तो इसे हम कहते हैं मैक्रोफेज। क्या कहते हैं हम इसे? मैक्रोफेज कहते हैं। और मैक्रोफेज क्या करती है? जो भी एंटीजन है उनको डिस्ट्रॉय करने का काम करती है। एंटीजन क्या है? हमारी बॉडी में बाहर से आया कोई भी पदार्थ क्या है? एंटीजन है, जो कि हमें नुकसान पहुंचा रहा है। बात करें लिम्फोसाइट की, दूसरी जो एक ग्रेनुलोसाइट है, तो लिम्फोसाइट हमें सबको पता है 2 तरीके की होती है, T लिम्फोसाइट, BC लिम्फोसाइट। लेकिन होती क्या है ये तो देखें। 20 से 30% तक होगी, इतना इसका काउंट होगा। आपके लिम्फ नोड में ये बनती है लिम्फोब्लास्ट सेल्स के द्वारा। भाई मोनोब्लास्ट बनी मोनोब्लास्ट के द्वारा, ये बनी लिम्फोब्लास्ट के द्वारा। ऐसे मैंने बोन में बताया था वो ओस्टियोब्लास्ट होती है वहाँ पे, ठीक है। यहाँ ये एंटीबॉडी बनाने का काम करती है। भाई B लिम्फोसाइट है, T लिम्फोसाइट है, तो नॉर्मली इसका काम क्या है? एंटीबॉडी बनाने से संबंधित इसका काम होता है। फैगोसाइटिक नहीं होती है, ध्यान रखना, ना ही ये मूव करती है, नॉन मोटाइल होती है। और यहाँ पर जो न्यूक्लियस है वो गोलाकार होता है, स्फेरिकल शेप्ड का होता है। T and B, T लिम्फोसाइट क्रिएट करती है सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी को, B लिम्फोसाइट करती है ह्यूमोरल इम्यूनिटी को। ये ज़्यादा हो जाएगा आप लोगों के लिए, इसलिए मैं यहाँ पर इसको एक्सप्लेन नहीं कर रही हूँ। तो ये हो गया अपना WBC वाला पार्ट पूरा। WBC का बनना क्या कहलाएगा? ल्यूकोपोइसिस। ये भी बोन मैरो में, पेयर पेचेस में, आपके लिम्फ नोड में, यहाँ पर नॉर्मली जो भी WBC है वो बनती है, उनका उत्पत्ति वहाँ पर होती है। बात करते हैं सबसे लास्ट, अब तीसरी जो कॉर्पसल्स है वो है प्लेटलेट। थर्ड जो है वो है प्लेटलेट।
आपने देखा होगा जब भी हमें कभी चोट लगती है तो कुछ समय तक तो हमारा ब्लड बहता है और उसके बाद में हमारा ब्लड क्या होता है, बहना स्टॉप कर देता है। वहाँ पर एक आपके क्या बोलेंगे उसे, वाइटिश जो है वो प्लग बन जाता है, जिसे हम बोलते हैं क्लोट। क्या बोलते हैं? क्लोट। और ये जो क्लोट बनता है वो कौन बनाता है? जी भाई, प्लेटलेट बनाती है। ठीक है, अगर हमारी बॉडी में प्लेटलेट नहीं होंगे, अगर इसका संख्या कम हो जाएगा, ठीक है, तो हमारे ब्लड का थक्का नहीं जमेगा, ध्यान रखना। ठीक है, अगर बात करें इसकी बनाता कौन है, तो इसे मेगा कैरियोसाइट, जो बोन मेरो की सेल्स हैं वहाँ से ये बनती है, मेगा कैरियोसाइट से ये बनती है। इन सेल्स के अंदर न्यूक्लियस नहीं होता है, न्यूक्लियस एब्सेंट होता है। बात करें इसके नंबर की तो 1.5 लाख से 3.5 लाख, कुछ बुक में 4 लाख तक भी आपको मिलेगा इनका नंबर होता है पर क्यूब mm या mm क्यूब में। लाइफ स्पान 2 से 3 दिन तक इसकी होती है। काम क्या है मैंने पहले ही बता दिया, रक्त का थक्का जमाने का काम ये करते हैं। ठीक है, रक्त का थक्का जमाते हैं। जो भी क्लोटिंग फैक्टर है जैसे थ्रोम्बोप्लास्टिन वगैरह हैं, इनको ये सीक्रेट करते हैं, जिससे कि क्या होता है, ये ब्लड का क्लोट बनता है। अगर इसकी कमी हो जाती है सामान्य रूप से, तो वो कौन सी बीमारी? भाई डेंगू के अंदर नॉर्मली ये क्या होता है, कम हो जाता है। वृद्धि ज़्यादा हो गई, हमारी बॉडी में प्लेटलेट ज़्यादा हो गई, तो प्लेटलेट क्या करती है, थक्का जमाती है। अगर नॉर्मल है तो बाहर से आएगी, इंजरी होगी, और अगर ज़्यादा हो जाएगी तो क्या है, बिना किसी कारण ही हमारी बॉडी में थक्के बनने लग जाएंगे, बॉडी के अंदर ब्लड जमने लग जाएगा, हमारी बॉडी पर क्या होंगे, पेचेस से दिखाई देंगे, लाल लाल धब्बे हमें दिखाई देने लग जाएंगे। क्रिटिकल काउंट कि मतलब नॉर्मली इतनी तो आपकी बॉडी में होनी, क्रिटिकल काउंट का मतलब इतनी तो आपकी बॉडी में होनी ही चाहिए। तो कितनी होनी चाहिए? 4000 के समथिंग तो इसकी वैल्यू होनी ही चाहिए। अगर इससे नीचे चली जाएगी इसकी वैल्यू, तो परप्यूरा जो डिजीज़ है वो हमें हो जाएगी। हमारे ब्लड का, हमारी बॉडी में ब्लड के ब्लड का जो क्लोटिंग है वो नहीं हो पाएगी, बॉडी पर लाल रंग के चकत्ते दिखाई देने लगेंगे। ऐसे हमें ये कमेंट। नेक्स्ट है क्रिटिकल काउंट। क्रिटिकल काउंट का मतलब इतना तो होना ही चाहिए, मतलब 4000 जो मैंने इसमें बताया, तो 4000 तो इसकी संख्या होनी ही चाहिए। अगर इससे नीचे ये चली गई तो फिर हमें एक डिजीज़ हो जाएगी जिसका नाम है परप्यूरा डिजीज़। ध्यान में रखना इस बात को। और क्लोट बनाने के साथ साथ ये एक हार्मोन है सीरोटोनिन, उसके प्रोडक्शन, उसके सिंथेसिस में भी ये क्या करती है, उसको भी सिंथेसाइज करती है, तो सीरोटोनिन का ये फॉर्मेशन करती है। तो ये सभी बातें, साथ ही साथ प्लेटलेट में जो प्रोटीन है वो थ्रोम्बोस्टेटिन, थ्रोम्बोप्लास्टिन, इन सब चीज़ों को आप देख लेना, ये सारी चीज़ें एक ही है। प्लेटलेट को हम थ्रोम्बोसाइट भी कहते हैं। थ्रोम्बोस का मतलब ही क्या होता है, थक्का होता है, क्लोट होता है। ठीक है, तो ये आज के इस वीडियो में मैंने पूरा ब्लड आपको समझा दिया है। ब्लड क्या होता है, उसमें प्लाज्मा क्या होता है, उसमें आरबीसी क्या होती है, डब्ल्यूबीसी क्या होती है, प्लेटलेट क्या होती है। डब्ल्यूबीसी में भी सारे डब्ल्यूबीसी को हमने बहुत अच्छे से क्लियर कर लिया है, कोई भी कंफ्यूजन आपके नहीं रहा होगा। तो कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना कि आपको मेरे वीडियो कैसे मिल रहे हैं। ये सभी चीज़ें हमें मोटिवेट करती हैं अच्छे अच्छे वीडियो आप लोगों के लिए बनाने के लिए। साथ ही साथ अपने सभी फ्रेंड से भी इसे शेयर कीजिए ताकि उन्हें भी इसका प्रॉफिट मिल सके। ओके, बाय एवरीवन, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।